हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख 19 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, लेकिन ये टिल 28 सितंबर 399 रुपीज़ में अवेल कराया जा रहा है। मंथली प्लान जो है 99 रुपीज़ का और एनसीईआरटी का प्लान 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 399 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं, अब ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो जाबोती कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। तो ये स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो रिलेटेड है पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी से। कहाँ पे? वेस्टर्न इंडियन ओशन में। हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इस्टेब्लिश किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। देखिए हाल में ही ना इंडिया ने ज्वाइन किया है जाबोती कोड ऑफ कंडक्ट को एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस पे। इसलिए जो कोड ऑफ कंडक्ट था वो न्यूज़ में था। देखिए इस कोड ऑफ कंडक्ट का एम क्या है। एम यही है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करना है इंडियन ओशियन रीजन में। जाबोती कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है ना वो कंसर्न है किसके रिगार्डिंग? पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी के रिगार्डिंग। कहाँ पे? वेस्टर्न इंडियन ओशन में। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना वो अडॉप्ट किया गया था 29 जनवरी 2009 में और ये इस्टेब्लिश किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। जाबोती की जो लोकेशन है वो देख लेते हैं ये मैप में। देखिए आप इंडियन ओशन वाले रीजन में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा गल्फ ऑफ एडन, और गल्फ ऑफ एडन के आप जब रेड सी की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो नैरो सा पास है यहीं पे है जाबोती लोकेटेड है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जाबोती कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो वेस्टर्न घाट है उनको कंसीडर किया जाता है एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, लेकिन ईस्टर्न घाट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो ईस्टर्न घाट है वो एंशियंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और वहाँ पे गोंडवाना लैंड के रिलिक फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और लेकिन अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट की फॉर्मेशन है वो बिल्कुल रीसेंट है, यानी नई है। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इसलिए ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। देखिए हाल में ही ना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुणे के साइंटिस्टों ने ये रिपोर्ट किया है कि जो मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइप प्लास्टिसिटी है ना वो पाई जाती है कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग में। ठीक है, ये उसकी पिक्चर है और ये जो फ्रॉग है ना वो एंडेमिक है ईस्टर्न घाट्स में। ईस्टर्न घाट का जो हिली रीजन होता है वहाँ पे एंडेमिक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के रीजन में। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। देखिए जो वेस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न घाट है उनके बीच में कुछ डिफरेंस है। देखिए जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है ना, अगर उनको बायोजियोग्राफिक जोन्स के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो दोनों के दोनों जो घाट है वो बिल्कुल डिफरेंट है और उनकी अलग अलग यूनिक हिस्ट्रीज भी है। देखिए जो वेस्टर्न घाट है ना उसको कंसीडर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, लेकिन ईस्टर्न घाट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो देखिए जो वेस्टर्न घाट है ना वो एशियंट है, मतलब वो पुराने हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। और ये पाया गया है कि जो वेस्टर्न घाट है ना वो वहाँ पे गोंडवाना रिलिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और जो ईस्टर्न घाट है उनकी फॉर्मेशन जो है हाल में ही हुई है, यानी रिसेंटली हुई है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट था और जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वैक्सीन के एप्लीकेशन को अप्रूवल देती है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो CDSO है ना वो एमरजेंसी ऑथराइजेशन नहीं दे सकती बिना लेट फेज ट्रायल्स के। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में।
देखिए जो रशिया की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है ना, जो पायलट कर रही है रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को, जिसको कोविड-19 के वैक्सीन से नाम से जाना जाता है। देखिए इन्होंने पार्टनर किया है किसके साथ, हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ, और ये 2 मिलियन डोजेस को सप्लाई करेंगे हैदराबाद में। तो इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए जो CDSO है ना, वो आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। ये एक तरह की नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की। देखिए जो CDSO होता है ना, वो अप्रूवल देती है वैक्सीन्स को, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए CDSO के नॉर्म्स के अंतर्गत ना, अगर कोई वैक्सीन जो कि डेवलप की गई है इंडिया के बाहर, उसकी टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लेटर फेज वाले ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं ना, जो जिन्हें फेज़ 2 या फेज़ 3 कहा जाता है, वो इंडियन पॉपुलेशन पे उनका ट्रायल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है ना, तो इस केस में क्या होता है, CDSO जो होती है इमरजेंसी ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर देती है बिना लेट फेज ट्रायल्स के, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट होता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी CDSO के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो सीरियल इंटरवल ऑफ SARS-CoV-2 के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो सीरियल इंटरवल होता है वो ऐसा ड्यूरेशन होता है जिसमें जो प्राइमरी केस है, यानी जो प्राइमरी पेशेंट है, उसके सिम्टम्स जब से स्टार्ट होते हैं, और जो सेकेंडरी केस है, मतलब जिसने प्राइमरी केस ने जब इन्फेक्ट किया सेकेंडरी केस को, तो जब उसके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, तो उन दोनों के जो सिम्टम्स स्टार्ट होने के बीच का समय होता है, उसको हम सीरियल इंटरवल कहते हैं। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो सीरियल इंटरवल होता है वो डिपेंड करता है एपिडेमियोलॉजिकल पैरामीटर्स पे, जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए जो ऑप्शन C होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में एक ना रिसर्च पेपर में ये पाया गया है कि जो सीरियल इंटरवल होता है ना SARS-CoV-2 का, वो शॉर्टन हो जाता है समय के साथ, अगर उसमें फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस ना हो। ऐसा ही सेम जो है वो चाइना में भी देखने को मिला है। ठीक है, देखिए जो सीरियल इंटरवल ऑफ SARS-CoV-2 है ना, वो वही ड्यूरेशन है जिसमें क्या होता है, अगर 2 पेशेंट है, मान लीजिए पेशेंट 1A या एंड पेशेंट B, मान लीजिए ये पहले कोविड-19 से इन्फेक्ट हुआ और इसके सिम्टम्स दिखे 10 तारीख को, और सेम A की वजह से जो है B इन्फेक्ट हुआ कोविड-19 से, और जो इसके सिम्टम दिखे वो 15 को दिखे। तो देखिए दोनों के सिम्टम के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम लोग सीरियल इंटरवल कहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 डेज का। तो यही इसका सीरियल इंटरवल हो जाएगा। तो ये हो गई सीरियल इंटरवल की बारे में बात, और इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो सीरियल इंटरवल होता है ना, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, एपिडेमियोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड या रिप्रोडक्शन रेट। तो इसीलिए जो दूसरा स्टेटमेंट होता है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सीरियल इंटरवल के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ के बारे में है। ये अभी हाल में ही न्यूज़ में देखा गया था। हमें ये बताना है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है ये एक लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, कहाँ का, साउथ एशिया का। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है ये जो मंथ है वो ऑनर करता है अमेरिकन सिटीजन्स को डिफरेंट ओरिजिन के। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये चौथा लूनर इक्लिप्स है एक साल में। हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो ये कहता है ये एक तरह का वीट हार्वेस्ट फेस्टिवल है एशियन नेशंस का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ऑप्शन B है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ है ना, वो हाल में ही बिगैन हुआ है, कहाँ पे, USA में। ठीक है, ये एक तरह का एनुअल इवेंट है जो कि हर साल होता है 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में। देखिए जो हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ है ना, वो ऑनर करता है हिस्ट्री, कल्चर और कंट्रीब्यूशंस को, किसके, अमेरिकन सिटीजन्स के, जिनके एंसेस्टर हैं जो कि हेल करते हैं कहाँ से, स्पेन, मैक्सिको, कैरेबियन, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो इवेंट होता है ना वो स्टार्ट होता है कब, मिडिल सितंबर में, बिकॉज जो 15 सितंबर की डेट है ना उसका बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है लैटिन अमेरिकन में।
क्योंकि इसी दिन इंडिपेंडेंट हुआ था कौन कौन सी कंट्री, कोस्टा रिका, ई सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस और निकारागुआ, किससे, स्पेन से। ठीक है, आपको मैंने बताई थी जो इवेंट है वो मार्क होता है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। देखिए जो हिस्पैनिक अमेरिकन्स होते हैं ना, वो करेंटली लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं यूएसए में, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस है यूएस में भी ज़्यादा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो फूड सेफ्टी मित्र के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो ये फूड सेफ्टी मित्र है वो इम्प्रूव करेगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को। और जो फूड सेफ्टी मित्र है वो लॉन्च किया गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो स्कीम है वो मेनली सपोर्ट करेगी लार्ज स्केल फूड बिजनेसेस को इन कॉम्प्लायंस विद फूड सेफ्टी लॉज। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बताने चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो फूड सेफ्टी मित्र है ना, वो इम्प्रूव करेगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को, और साथ में ही जो ये स्कीम है ना फूड सेफ्टी मित्र, वो लॉन्च की गई है किसके द्वारा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये कहती है जो स्कीम है वो सपोर्ट करेगी स्मॉल मीडियम स्केल फूड बिजनेसेस को, ना कि लार्ज स्केल फूड बिजनेसेस को। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए इस स्कीम में वही चीज़ फर्दर मेंशन है कि ये जो स्कीम है वो इम्प्रूव करेगी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को, और जो बिजनेस इकोसिस्टम को ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइज बनाएगी ज़्यादा। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर ये स्कीम लॉन्च हो जाती है और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो ये बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकती है यूथ के लिए, पर्टिकुलरली इन द फील्ड्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फूड सेफ्टी मित्र के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो विद्यादान 2.0 के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक तरह का नेशनल प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जिससे कि ई लर्निंग कंटेंट को डेवलप किया जा सके और ये मिनिस्ट्री उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो कंटेंट डेवलप किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा दीक्षा ऐप पे, जिससे कि लाखों बच्चों की मदद की जा सके और उनकी लर्निंग को कंटिन्यू किया जा सके कहीं भी और कभी भी पूरे कंट्री में। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इस विद्यादान के अंतर्गत वही कंट्रीब्यूट कर सकता है जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तीसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो विद्यादान 2.0 है ना वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ये एक तरह का नेशनल प्रोग्राम है जो कि ई लर्निंग में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, देखिए जो कंटेंट डेवलप किया जाएगा ना इस प्रोग्राम के अंतर्गत वो यूज़ किया जाएगा दीक्षा ऐप पे, जो कि लाखों बच्चों की मदद करेगा पूरे कंट्री में, जिससे कि वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सके एनी टाइम और एनीवेयर। देखिए जो प्रोग्राम है ना वो लॉन्च किया गया है जिससे कि ई लर्निंग कंटेंट को इंक्रीज़ किया जा सके स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो स्कूल के हों चाहे वो हायर एजुकेशन के हों, खासकर कि कोविड-19 की सिचुएशन में ये मदद करेगा डिजिटल एजुकेशन को इंटीग्रेट करने में स्कूलिंग और लर्निंग के लिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इस विद्यादान में ना कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो एजुकेशनलिस्ट हो, चाहे वो एक्सपर्ट हो, चाहे वो स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, या इंडिविजुअल भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसलिए जो लास्ट स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी विद्यादान 2.0 के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसमें कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेंशन्ड है। हमें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। दुधवा, बांधवगढ़, केबुल लामजाओ और सिमलीपाल। तो इनको हमें साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है, मतलब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आएगा सिमलीपाल, क्योंकि ये लोकेटेड है उड़ीसा में। उसके बाद आएगा बांधवगढ़, क्योंकि ये लोकेटेड है एमपी में। और जो केबिल लामजाओ है वो लोकेटेड है कहाँ पे, मणिपुर में। और जो लास्ट है दुधवा वो लोकेटेड है यूपी में। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में।
देखिए ये तो मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वही मेंशन्ड है। आइए इन सारे जो नेशनल पार्क्स हैं ना उनकी लोकेशन मैप में देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप साउथ टू नॉर्थ बढ़ेंगे ना तो सबसे पहले आएगा उड़ीसा का रीजन, यहाँ पे आपको दिखेगा सिमलीपाल। उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा बांधवगढ़ एमपी में, केबिल लाम जो आपको दिखेगा मणिपुर में, और उसके बाद फाइनली दुधवा उत्तर प्रदेश में। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ इनका ओरिएंटेशन ऐसा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो सर्वाइवल इंटरनेशनल के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है। हमें ये बताना है कि जो सर्वाइवल इंटरनेशनल है वो एडवोकेट करता है किन के राइट्स को। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि ये एडवोकेट करता है ट्रैफिक्ड ह्यूमन बींग्स को, दूसरा कहता है लेप्रोसी पेशेंट्स को, तीसरा कहता है ट्राइबल पीपल को, और अल्टीमेटली रिफ्यूजीज़ को। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सर्वाइवल इंटरनेशनल है ना वो एडवोकेट करता है ट्राइबल पीपल के राइट्स को। तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो सर्वाइवल इंटरनेशनल है ना वो एक तरह का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्म किया गया था 1969 में। देखिए जो सर्वाइवल इंटरनेशनल है ना वो कैंपेन करता है ट्राइबल पीपल के राइट्स के लिए, ठीक है। ये जो कैंपेन है वो जनरली फोकस करता है कि ट्राइबल पीपल के डिज़ायर्स के ऊपर, जिससे कि वो अपने एंसेस्टर लैंड्स को कीप कर सके, रख सके। और जो ये इंटरनेशनल है ना उसका एम ये है कि वो फॉस्टर करे ट्राइबल पीपल के सेल्फ डिटर्मिनेशन को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सर्वाइवल इंटरनेशनल के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो मिशन शक्ति के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये एक तरह का टेक्नोलॉजिकल मिशन है जो कि कैरिड किया गया DRDO के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि इस टेस्ट में जो इंटरसेप्टर मिसाइल इन्वॉल्व है वो एक तरह की हिट टू किल केपेबल काइनेटिक किल व्हीकल है। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा ये पता चला है ये जो मिसाइल है वो केपेबल है ऑब्जेक्ट्स को शूट डाउन करने में, जो इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर सेकेंड है और जो कि लोकेटेड है एट द हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। देखिए आप थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे ना तो देख के ही पता चल रहा है कि वो सॉलिड स्टेटमेंट नहीं है, ऑफिशियल सोर्सेज से पता चला है। मतलब अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं पता है, ये सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई है। तो ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ना एक कस्टमाइज्ड स्टैम्प रिलीज़ किया गया है एंटी सैटेलाइट मिसाइल का, जो कि रिलीज़ किया गया किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा इंजीनियर्स डे के ओकेजन पे। देखिए जो DRDO है ना उसने कंडक्ट किया था एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट, जिसे मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। कब 27 मार्च 2019 को, यानी 27 मार्च 2019 को। देखिए जो मिसाइल है ना वो केपेबल है टारगेट करने को सैटेलाइट को, कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में। देखिए जो इस मिसाइल इसमें यूज़ की जाती है ना इंटरसेप्टर मिसाइल, वो एक तरह की ऐसी मिसाइल है जो हिट टू किल केपेबल काइनेटिक व्हीकल है, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो मिसाइल है ना उसमें 3 स्टेजेस हैं और साथ में क्या है, 2 रॉकेट बूस्टर्स भी लगे हुए हैं। देखिए एज पर DRDO, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर DRDO, और स्टेटमेंट में लिखा था एज पर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो DRDO ने ये कहा है कि जो मिसाइल है वो केपेबल है टारगेट को शूट डाउन करने में, जो कि मूव कर रहा हो 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से और लोकेटेड हो एट द हाइट ऑफ 1200 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी से आपको पता चलता है। वहाँ पे लिखा था एज पर ऑफिशियल सोर्सेज और यहाँ पे लिखा है एज पर DRDO। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो सॉलिड स्टेटमेंट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मिशन शक्ति के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। Okay, we have reached to the end. Thanks a lot for your support. If you found this video knowledgeful, please hit the like button, subscribe to our channel and share this video. And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.